कहानी की शुरुआत में एक महान बास्केटबॉल प्लेयर की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है जिसका नाम अंकल ड्रू था और वो रकर क्लासिक प्लेयर था। इस डॉक्यूमेंट्री में कई बड़े बड़े बास्केटबॉल प्लेयर जैसे स्टीव नैश, जो हैमंड और डिकेम्बे मुटोम्बो बताते हैं कि अंकल ड्रू बहुत अच्छे प्लेयर थे। यहाँ तक कि जेरी वेस्ट का कहना था कि अंकल ड्रू इतने टैलेंटेड थे कि वो मेरी जगह NBA लोगो बनने के लायक थे। दोस्तों, NBA का मतलब नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन होता है। इसके अलावा बताया जाता है कि अंकल ड्रू और उनके बचपन के दोस्त 1968 में पहली बार रकर क्लासिक मैच को जीते थे। इसी दौरान एक अफवाह भी फैली थी कि अंकल ड्रू फाइनल मैच की एक रात पहले अपने एक टीममेट की गर्लफ्रेंड के साथ सोया था और इस इंसिडेंट के कारण ही वो फाइनल में अच्छा नहीं खेल सका। फिर इस मैच के बाद से ही अंकल ड्रू गायब हो गए और तब से ही उन्हें किसी ने भी नहीं देखा। इसी के साथ कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहां डैक्स नाम का एक बास्केटबॉल कोच रकर क्लासिक मैच को जीतने की उम्मीद में एक टीम बना रहा था। उसकी टीम में कई अच्छे प्लेयर थे, लेकिन वो सभी कैस्पर नाम के एक स्टार प्लेयर पर निर्भर थे। यहाँ तक कि डैक्स को भी कैस्पर से बहुत उम्मीदें होती हैं, इसलिए वो कैस्पर को खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसी तरह जब एक दिन डैक्स की टीम प्रैक्टिस कर रही थी, तब डैक्स के बचपन का दुश्मन मूकी कोर्ट में आता है और डैक्स के मैच को जीतने के बारे में सोचने पर उसका मजाक उड़ाता है। असल में मूकी ने अपनी टीम के साथ मिलकर 9 में से 7 रकर चैंपियनशिप्स जीती थी, इसलिए वो जब भी डैक्स से मिलता है तो उसे अपनी जीत के बारे में बताने से नहीं चूकता। लेकिन डैक्स का कहना था कि उसे इस बार अपनी टीम पर बहुत भरोसा है, जिस पर मूकी कहता है कि मैंने कई कॉम्पिटिशन्स जीते हैं, इसलिए कैस्पर जैसे स्टार प्लेयर मेरे जैसे प्लेयर की तरफ आना चाहते हैं। मूकी की बात सुनकर डैक्स टेंशन में आ जाता है, क्योंकि यदि उसके प्लेयर्स मूकी की टीम में जाने लगेंगे तो वो उन्हें रोक नहीं पाएगा। इसके बाद मूकी वहाँ से चला जाता है, जिसके जाने के बाद डैक्स कैस्पर से पूछता है कि क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है। अब क्योंकि डैक्स एक जूते की दुकान पर काम करता था, इसलिए कैस्पर उससे महंगे जूते मांगता है। असल में डैक्स ये सब कैस्पर को अपनी साइड करने के लिए कर रहा था, क्योंकि वो समझ चुका था कि उसके अच्छे अच्छे प्लेयर्स मूकी की टीम में जा सकते हैं। खैर, डैक्स उसे जूते दिलाने वाले टॉपिक से बचने की कोशिश करता है, इसलिए वो उससे कहता है कि दुकान में जैसे ही नए जूते आ जाएंगे तो वो उसे दिला देगा। इसी रात जब डैक्स घर में सो रहा था, तब उसे अपने बचपन का सपना आता है, जिसमें दिखाया जाता है कि जब डैक्स अनाथालय में था तब उसे किसी ने भी गोद नहीं लिया था, जिस वजह से वो बहुत अकेला पड़ गया था। इसलिए उसने बास्केटबॉल खेलना शुरू किया और खेलते खेलते वो अच्छा प्लेयर बन गया। डैक्स बास्केटबॉल में इतना परफेक्ट हो गया था कि वो अपने मिडिल स्कूल में एक भी मैच नहीं हारा था। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में मूकी आया, जिसने एक मैच के दौरान डैक्स के शॉट को ब्लॉक कर दिया था, जिससे डैक्स पहली बार किसी मैच को हारा था। इस इंसिडेंट के कारण डैक्स को बहुत इंसल्ट फील होती है। उसे लगता है कि उसने सब लोगों के सामने अपनी रिस्पेक्ट खो दी है। खैर, डैक्स उस सपने से डरकर अचानक जाग जाता है। तब उसके सामने उसकी गर्लफ्रेंड जेस खड़ी होती है। यहाँ पता चलता है कि डैक्स अपनी गर्लफ्रेंड जेस के साथ ही रहता है। जेस की बातों से पता चलता है कि उसे उम्मीद है कि एक दिन डैक्स अमीर बन जाएगा और फिर उसके लिए एक टेस्ला खरीदेगा, इसलिए जेस उसके अमीर बनने तक उसका पूरा खर्चा उठाती थी। इसके बाद हम डैक्स को जूते की दुकान पर काम करते हुए देखते हैं, जिस दौरान कैस्पर और उसके दोस्त वहाँ आ जाते हैं। असल में सभी को डैक्स से उम्मीद थी कि वो अपने वादे के मुताबिक उन्हें जूते दिलाएगा। यहाँ डैक्स मजबूर था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी टीम मूकी के पास जाए, इसलिए वो अपनी टीम को बचाने के लिए उन सभी को एक एक जोड़ी जूते देने के लिए तैयार हो जाता है। ये सभी जूते बहुत महंगे थे, फिर भी डैक्स बिना कीमत देखे उन्हें जूते दिलाता है। लेकिन डैक्स के कार्ड में इतने पैसे नहीं थे कि वो सभी जूतों का पेमेंट कर सके, इसलिए जेस उसकी मदद करती है और सभी के लिए जूते खरीद लेती है। अगले दिन डैक्स खुशी खुशी अपनी टीम के लिए नई जर्सी बांटने कोर्ट में आता है, लेकिन वो देखता है कि कैस्पर उसकी टीम के बाकी लोगों के साथ मूकी की टीम में शामिल हो गया है। ये देखकर डैक्स शॉक हो जाता है और अपने साथ हुए विश्वासघात के कारण उसे बहुत दुख होता है। इसलिए डैक्स सबसे नाराज होकर उनसे अपने जूते मांगता है, लेकिन वो सभी लोग जूते देने से मना कर देते हैं। इसके बाद अगले दिन न्यूज में एक वायरल वीडियो दिखाया जाता है, जिसमें डैक्स अपने प्लेयर से जूते छीनने की कोशिश कर रहा था। जब जेस इस वीडियो को देखती है तो वो बहुत शर्मिंदा होती है, इसलिए वो गुस्से में डैक्स को भला बुरा कहने लगती है और उसके साथ अपना रिलेशन तोड़कर उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। इसके बाद डैक्स अपने कपड़ों को एक कचरे के बैग में रखकर घर से निकल जाता है। उसे कुछ भी पता नहीं था कि वो कहाँ जाएगा। खैर, डैक्स बेघर हो चुका था, पर फिर भी वो न्यूयॉर्क के आसपास वाले कई बास्केटबॉल कोर्ट्स में जाता है और अपनी नई टीम के लिए अच्छे प्लेयर्स ढूंढने की कोशिश करता है। अब क्योंकि डैक्स ने अभी तक एक भी मैच नहीं जीता था, इसलिए कोई भी उसके लिए खेलना नहीं चाहता था। इसी तरह किसी बास्केटबॉल कोर्ट में डैक्स एक बूढ़े आदमी को देखता है, जो यंग प्लेयर्स को सही तरीके से खेलने के लिए बार बार कमेंट कर रहा था, जिससे मैच खेल रहे प्लेयर उस बूढ़े आदमी को अपने साथ एक मैच खेलने का चैलेंज देते हैं। पहले तो किसी को भी विश्वास नहीं था कि वो बूढ़ा आदमी यंग प्लेयर्स को हरा देगा, लेकिन जब वो बूढ़ा आदमी खेलना शुरू करता है तो अकेला ही कई गोल्स कर देता है। साथ ही प्लेयर्स को सिखाता है कि उन्हें मैच के दौरान क्या क्या गलती नहीं करना चाहिए। इधर डैक्स उस बूढ़े आदमी की स्किल से काफी इंप्रेस हो चुका था। यहाँ डैक्स को पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि बास्केटबॉल का महान प्लेयर अंकल ड्रू है। जब अंकल ड्रू वहाँ से जाने लगते हैं, तब डैक्स उन्हें अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहता है, जिस पर अंकल ड्रू को अजीब लगता है, इसलिए वो डैक्स से मना कर देते हैं। लेकिन बाद में वो एक शर्त पर डैक्स की टीम में शामिल होने का कहते हैं। असल में अंकल ड्रू की शर्त थी कि अगर डैक्स उनके साथियों को भी टीम में लेगा
तो वो उसके साथ शामिल हो जाएगा, जिसके लिए डैक्स मान जाता है। इसलिए अंकल ड्रू डैक्स के साथ अपनी पुरानी टीम को इकट्ठा करने के लिए निकल जाते हैं ताकि वो इस साल होने वाले कंपटीशन को जीत सकें। अगली सुबह वो दोनों एक चर्च के सामने रुकते हैं। असल में प्रीचर नाम का प्लेयर अपने बास्केटबॉल करियर को छोड़कर फादर बन गया था। जब डैक्स और अंकल ड्रू चर्च में जाते हैं तो देखते हैं कि प्रीचर एक बच्चे को बास्केटबॉल की तरह पकड़कर उसका बैप्टाइजिंग कर रहा होता है। दोस्तों, बैप्टाइजिंग ईसाइयों में होने वाली एक प्रथा है जिसमें न्यू बॉर्न बेबी को पानी में डुबाकर नहलाया जाता है। खैर, तभी डैक्स खड़ा हो जाता है और प्रीचर से कहता है कि तुम बच्चे को लापरवाही से पकड़े हुए हो। ये सुनकर प्रीचर को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो उस छोटे बच्चे की जगह डैक्स को बैप्टाइजिंग देने लगता है। इसके बाद अंकल ड्रू प्रीचर को बताते हैं कि वो फिर से टीम को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर प्रीचर उनकी बात मान जाता है और बहुत खुश होता है। लेकिन तभी प्रीचर की वाइफ बेटी लू वहाँ आ जाती है, जो कि उसे दोबारा बास्केटबॉल खेलने से मना कर देती है। इसलिए डैक्स और अंकल ड्रू वहाँ से जाने लगते हैं, जिस दौरान प्रीचर भी उनकी वैन में चढ़ जाता है, जिससे वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी बेटी लू को पता चल जाता है कि प्रीचर भाग रहा है, इसलिए वो उन लोगों का पीछा करने लगती है। जिसके बाद अंकल ड्रू एक सिग्नल पर रुक जाते हैं, जिससे बेटी लू उनकी वैन के पास आ जाती है, पर वो उन्हें पकड़ पाती इससे पहले अंकल ड्रू सिग्नल तोड़कर भाग जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद वो लोग फ्रेश होने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहाँ डैक्स उनसे पूछता कि तुमने 1968 से खेलना बंद क्यों कर दिया था, पर इस बात पर डैक्स को कोई भी जवाब नहीं मिलता। वहीं प्रीचर अंकल ड्रू से पूछता है कि क्या तुम्हारे और बिग फेला के बीच की प्रॉब्लम सुलझ गई। असल में बिग फेला वही प्लेयर है जिसकी गर्लफ्रेंड के साथ अंकल ड्रू का रिलेशन था। यहाँ अंकल ड्रू प्रीचर की बात का जवाब नहीं देता है, बल्कि कहता है कि बास्केटबॉल का एक मैच उनकी सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। यहाँ से वो तीनों एक आर्केड में जाते हैं, जहाँ उन्हें उनका लाइट्स नाम का टीममेट मिलता है। यहाँ पर लाइट्स बास्केटबॉल खेल रहा था, पर लाइट्स को कम दिखाई देता था, जिस वजह से उसका हर एक शॉट चूक रहा था। जब डैक्स ये सब देखता है तो उसे लगता है कि वो इस तरह के प्लेयर्स के साथ कभी भी मैच नहीं जीत पाएगा। लेकिन अंकल ड्रू की शर्त थी कि वो सिर्फ अपनी टीम के साथ ही मैच खेलेंगे, इसलिए डैक्स उन्हें कुछ भी नहीं बोल सकता था। यहाँ लाइट्स को जब टीम के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत उन लोगों में शामिल होने के लिए मान जाता है, जबकि उसे उन लोगों के चेहरे तक सही से दिखाई नहीं दे रहे थे। इसके बाद वो लोग बूट्स नाम के प्लेयर को ढूंढते हुए एक रिटायरमेंट हाउस में जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि बूट्स को कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी है, जिस वजह से वो कई सालों से चला तक नहीं है। लेकिन फिर भी अंकल ड्रू उसे अपने साथ ले जाने का कहते हैं। ये सुनकर डैक्स को समझ नहीं आता है कि आखिर वो मैच कैसे जीतने वाले हैं। यहाँ बूट्स की पोती माया ही बूट्स की देखभाल करती थी, इसलिए अंकल ड्रू माया को भी अपने साथ चलने का कहता है। इसके बाद वो सभी अपनी टीम के आखिरी प्लेयर के पास जाते हैं, जो कि अंकल ड्रू का दुश्मन बिग फेला था। जब से अंकल ड्रू की टीम टूटी थी, तब से ही बिग फेला और अंकल ड्रू के बीच बात नहीं हुई थी। जब वो बिग फेला के पास जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो बच्चों को कराटे सिखाने का काम करता है। यहाँ अंकल ड्रू बिग फेला से बात करने के लिए उसके पास जाते हैं, तो बिग फेला उनके चेहरे पर मुक्का मार देता है। साथ ही बताता है कि वो अंकल ड्रू के किसी भी काम में शामिल होना नहीं चाहता, पर वो अपने बाकी दोस्तों के लिए इस टीम में शामिल होने के लिए मान जाता है। इस तरह उनकी पूरी टीम तैयार हो जाती है। अब सभी इकट्ठे होने के बाद हार्लम के लिए निकल जाते हैं, जिस दौरान रास्ते में प्रीचर की पत्नी बेटी लू उनका पीछा करती है, लेकिन वो लोग उसे चकमा देकर भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो सभी रेस्ट करने के लिए रुकते हैं, तब डैक्स देखता है कि उसके पास गैस भरवाने के लिए भी पैसे नहीं है। इसी बीच वो लड़कियों की एक बास्केटबॉल टीम को देखता है। तब डैक्स अपनी टीम का मुकाबला लड़कियों की टीम से करवाता है और जीतने वाली टीम को $100 देने की शर्त लगाता है। असल में ये सब वो पैसा कमाने के लिए कर रहा था, पर लड़कियां अंकल ड्रू की टीम को बुरी तरह हराने लगती है। हाफ टाइम के दौरान डैक्स ड्रू और उसके दोस्तों को बताता है कि उसके पास पैसे नहीं बचे हैं, इसलिए उन्हें किसी भी तरह लड़कियों को हराना होगा। पर अंकल ड्रू की टीम हार जाती है, जिसके बाद वो सभी लोग डैक्स की शर्त के पैसे एक साथ मिलकर जमा करते हैं और लड़कियों की टीम को दे देते हैं। अब हार्लेम पहुंचकर वो सभी उस बास्केटबॉल कोर्ट में जाते हैं जहां वो अपने दिनों में प्रैक्टिस किया करते थे। यहाँ अंकल ड्रू अपनी टीम के लिए ऐसे गिफ्ट्स लाया था जो उनकी मैच में मदद करने वाले थे, जिसमें सबसे पहले वो लाइट्स को एक चश्मा देता है, जिससे उसे सब कुछ साफ नजर आने लगता है। वहीं बूट्स के लिए वो जूते लाया हुआ था, जिनको पहनने के बाद बूट्स खड़ा हो जाता है और चलने लगता है। इसके बाद वो प्रीचर को एक क्रॉस नेकलेस देता है और फिर बिग फेला को गिफ्ट के तौर पर अपने बचपन की पहली टूर्नामेंट ट्रॉफी देता है। पर बिग फेला ने अंकल ड्रू को अभी तक माफ नहीं किया था, इसलिए वो गुस्से में उस ट्रॉफी को अपने पैरों से कुचल देता है। इस बीच डैक्स जेस से मिलने उसके घर जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि जेस उसके दुश्मन मूकी को डेट कर रही है। इसलिए वो जाने से पहले जेस से कहता है कि तुम्हें एक दिन बहुत पछतावा होगा। इसके बाद टूर्नामेंट का पहला मैच शुरू होता है, जिसमें डैक्स की टीम पहले कुछ मिनट्स में ही शानदार खेलती है, लेकिन अंकल ड्रू और बिग फेला की लड़ाई के कारण वो मैच हार जाते हैं। इस मैच के बाद बिग फेला अपनी वाइफ जेनिफर की कब्र पर जाता है, जहाँ अंकल ड्रू भी उसके पास आ जाते हैं और उनके बीच हुई प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने
लगते हैं। ड्रू कहता है कि मैं उस दिन जेनिफर के साथ सोया था, जबकि मुझे पता था कि तुम उससे प्यार करते थे। असल में ड्रू ने आज तक बिग फेला से माफी नहीं मांगी थी, इसलिए उसे ड्रू पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। यहाँ ड्रू कहता है कि मैं भी जेनिफर से प्यार करता था, लेकिन उस रात के बाद से सब कुछ बदल गया, इसलिए मैं अपनी गलती के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। ये सुनकर बिग फेला उसे माफ कर देता है। इस समझौते के बाद उनकी टीम हर एक मैच जीतने लगती है, इसलिए वो एक दिन अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए नाइट क्लब में जाते हैं, लेकिन वहाँ मौजूद यंग लोग उन पर हंसते हैं। इसलिए अंकल ड्रू की टीम अपनी जवानी साबित करने के लिए यंग लोगों के खिलाफ डांस करके उन्हें हरा देती है। दूसरी ओर बूट्स की पोती माया डैक्स को किस करने वाली होती है, पर डैक्स घबरा जाता है, इसलिए वो पीछे हट जाता है। तब ड्रू और उसके फ्रेंड्स डैक्स को दूर से देखकर उसे मौके का फायदा उठाने का कहते हैं। इसके बाद उनकी टीम कई मैच जीतने के बाद सेमीफाइनल में पहुंच जाती है, यानी कि अगर वो सेमीफाइनल जीत गए तो उन्हें फाइनल मैच में मूकी की टीम के खिलाफ खेलना होगा। पर इस मैच को खेलते वक्त अचानक से बिग फेला को हार्ट अटैक आ जाता है, इसलिए सभी उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर्स बताते हैं कि उसे अभी आराम करने की जरूरत है। इसी दौरान प्रीचर की पत्नी बेटी लू वहां आ जाती है और बिग फेला की जगह लेकर उनकी टीम में शामिल हो जाती है। अब फाइनल मैच होता है, जहां वो मूकी की टीम के खिलाफ खेलने वाले थे, लेकिन डैक्स और मूकी के बीच सालों से चली आ रही लड़ाई के कारण यहाँ का माहौल बहुत टेंस था। साथ ही कैस्पर अंकल ड्रू का मजाक उड़ाता है, जिससे अंकल ड्रू की टीम और भी ज्यादा मोटिवेट हो जाती है। इस मैच की शुरुआत में कैस्पर की टीम बहुत ही अच्छा खेलती है, लेकिन कुछ ही समय में ड्रू उनकी रणनीति समझ जाता है, जिससे अंकल ड्रू की टीम एक के बाद एक बास्केट स्कोर कर देते हैं। लेकिन तभी अचानक से लाइट्स और कैस्पर नेट पोस्ट से टकरा जाते हैं, जिससे लाइट्स के पैर में चोट लग जाती है, इसलिए वो आगे का मैच नहीं खेल सकता था। ये देखकर डैक्स घबरा जाता है और सोचने लगता है कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। तभी अंकल ड्रू डैक्स को लाइट्स की जगह लेने का कहते हैं, पर डैक्स दोबारा हारने से डरता था। वो ड्रू से कहता है कि मैं मिडिल स्कूल में मूकी से हारा था, जिसके बाद से ही मैंने मैच नहीं खेला। अब क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसे खेलने के लिए मानना पड़ता है। वहीं कैस्पर की जगह मूकी मैच को ज्वाइन कर लेता है, जिससे डैक्स के लिए और भी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। खैर मैच शुरू होता है और मूकी कुछ ही सेकंड्स में अपना पहला गोल कर देता है। अब सिर्फ 8 सेकंड्स ही बचे थे, जिसमें डैक्स को जीतने के लिए बास्केट स्कोर करने का मौका मिलता है। पर तभी डैक्स को अपने आखिरी गेम की एक झलक दिखाई देती है, इसलिए वो घबराकर टाइम आउट के लिए कहता है। तब उसकी टीम उसे मोटिवेट करती है, जिससे डैक्स अपने मैच को दोबारा शुरू करता है और एक शॉट से गोल करके मैच जीत जाता है। जिसके तुरंत बाद वहाँ मौजूद भीड़ डैक्स की जीत को चीयर्स करते हुए उसकी तारीफें करने लगती है। यहाँ तक कि मूकी भी उससे रिस्पेक्ट से बात करता है। इसी दौरान डैक्स और माया के बीच किस हो जाता है और वो दोनों कपल बन जाते हैं। इसके बाद पूरी टीम हॉस्पिटल में बिग फेला से मिलने जाती है, जहाँ डैक्स उसके हॉस्पिटल बिल्स को भरने के लिए प्राइज मनी का यूज करता है। कहानी के अंत में वो सभी न्यूज पर देखते हैं कि डैक्स को सभी लोग हीरो कहकर बुला रहे हैं। इसी के साथ मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। फॉक्स एक्सप्लेनर चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका दिल से